तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फूर्ति स्कीम के बारे में। स्फूर्ति का फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। इस स्कीम की शुरुआत 2005 में हुई थी। नोडल मिनिस्ट्री एमएसएमई है। नोडल एजेंसी फॉर खादी विलेज इंडस्ट्री के लिए केवीआईसी है एंड फॉर कॉयर बेस्ड क्लस्टर के लिए कॉयर बोर्ड है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में हमें क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इस स्कीम के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के हैं: खादी इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री एंड कॉयर इंडस्ट्री। इनफैक्ट ये क्वेश्चन हमारा नाबार्ड फेज़ 1 में आया था, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक ऑप्शन ना जूट इंडस्ट्री दिया था, ठीक है, एक ऑप्शन में जूट इंडस्ट्री भी था। तो खैर ये 3 ऑप्शन होंगे उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग। चलिए देखिए, इस स्कीम आने से पहले इस कुछ स्कीम को मर्ज कर दिया गया था। वो कौन कौन के? वो 4 स्कीम थे। पहला, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ खादी इंडस्ट्री एंड आर्टिजन। दूसरा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग, रूरल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर एंड स्मॉल इंटरवेंशन लाइक रेडी वॉर्प यूनिट और रेडी टू वियर मिशन। इन चारों स्कीम को मिला के मर्ज करके स्फूर्ति स्कीम को लाया गया है, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री या आर्टिजन्स को ऑर्गेनाइज करना है इनटू कलेक्टिव टू मेक देम मोर कम्पिटिटिव। मार्केबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, स्किल इन्हेंस करना है, कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना है। बेसिक्स ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं बेनिफिशरीज की। तो देखिए, बेनिफिशियल हमारे आर्टिसंस हो गए, या फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, या फिर इंस्टीट्यूशनल एंड प्राइवेट बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो गए। तो ये बड़ा जनरल सा है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं पर्सन इंटरवेंशन की। देखिए, इस स्कीम के अकॉर्डिंग ना 3 इंटरवेंशन लिया जाएगा: सॉफ्ट इंटरवेंशन, हार्ड इंटरवेंशन एंड थीमेटिक इंटरवेंशन। सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात करें, इसमें हम लोग बेसिकली जनरल अवेयरनेस फोकस करेंगे। क्लस्टर रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट फोकस किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, एक्सपोजर, वेड मार्केट प्रमोशन इनिशिएटिव, इन सारे पे हम लोग सॉफ्ट इंटरवेंशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट इंटरवेंशन के जरिए हम लोग इन सारे कंपोनेंट पे फोकस करेंगे। हार्ड इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर को प्रमोट किया जाएगा। मशीनरीज को प्रोक्योरमेंट के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, जो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा ना, जितना हार्ड इंटरवेंशन का जितना बजट होगा उसका 20% ना, अप टू 20% वर्किंग कैपिटल को प्रोवाइड कीजिएगा। वर्किंग कैपिटल क्या क्या आएगा? हमारे रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट आ गए, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस हो गया, या फिर जो वेजेस, जो डायरेक्ट वेजेस पे करने होंगे एम्प्लॉय को, ये भी हमारे वर्किंग कैपिटल में आएगा। अप टू 20% ऑफ द फंड जो है हार्ड इंटरवेंशन का हम वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे, ठीक। लास्ट है थीमेटिक इंटरवेंशन। थीमेटिक इंटरवेंशन हम लोग ब्रांड को प्रमोट करेंगे, प्रमोशन किया जाएगा, इनोवेशन फोकस करेंगे और R&D पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ना इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है इस स्कीम के अंदर जो कि इस स्कीम को प्रमोट करेंगे? सबसे पहले SSC है। SSC मतलब स्कीम स्टीयरिंग कमेटी। स्कीम स्टीयरिंग कमेटी जिसको हेड करेंगे सेक्रेटरी ऑफ MSME। स्कीम स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगा? ये अप्रूवल देगा क्लस्टर को कि हाँ, आप इस क्लस्टर को सेलेक्ट हम कर सकते हैं, या फिर इस क्लस्टर को हम रिजेक्ट करेंगे, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसका काम बेसिकली क्लस्टर को अप्रूवल देना होगा, फंड रिलीज करना होगा। नोडल एजेंसी हमारे KVIC और कॉयर बोर्ड है। लेकिन अगर स्कीम स्टीयरिंग कमेटी चाहे तो कुछ और एजेंसीज को भी वो नोडल एजेंसी डेजिग्नेट कर सकता है, बशर्ते कि वो जो इंस्टीट्यूशन हो वो एक सोसाइटी हो सकती है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, या फिर वो कोई कॉपरेटिव हो सकता है, वो कोई प्रोड्यूसर कंपनी हो सकता है, या फिर वो सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, या फिर वो ट्रस्ट हो सकता है। देखो, बेसिकली ना नोडल एजेंसी का काम क्या होगा? जो क्लस्टर की जो आउटरीच है उसको इंक्रीज़ करना, उसको कम्पिटेंट बनाना, ठीक है। तो बस KVIC कॉयर बोर्ड से तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ और भी ऐसे हमको एजेंसी चाहिए जो ऑलरेडी अपने फील्ड में बहुत आगे हों, अपने फील्ड में एज रखते हों। अगर ऐसे SSC को लग रहा है, स्कीम स्टीयरिंग कमेटी को लग रहा है कि हम अगर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, इस पर्टिकुलर कॉपरेटिव को अगर हम नोडल एजेंसी बनाते हैं, हो सकता है हमारा और ज़्यादा आउटरीच बढ़े किसी पर्टिकुलर क्लस्टर का, तो उसको वो फिर नोडल एजेंसी डेजिग्नेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस SSC पढ़ लिया हमने, नोडल एजेंसी पढ़ लिया। अब बात करते हैं टेक्निकल एजेंसी की। टेक्निकल एजेंसी का काम है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। साफ सुथरी बात, सिंपल बात। चौथी बात करते हैं, चौथी एजेंसी है हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट हो सकते हैं? NGO हो सकते हैं, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, हमारे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हो सकते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर पार्टिसिपेट करेगा तो एटलीस्ट जो 50% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, एक्सक्लूडिंग लैंड, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रीब्यूट करना होगा। और ये बात याद रखिएगा कि प्रोड्यूसर कलेक्टिव इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तभी होगी ना जब इसके जो मेंबर्स होंगे ना वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी होंगे,
ठीक है, तभी हम प्रोड्यूसर कलेक्टिव को एज अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ले सकते हैं। और लास्ट में हम फॉर्मेशन करेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल का। देखिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का फॉर्मेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये प्रोजेक्ट तो बना के चली जाएगी, प्रोजेक्ट बन गया, इसका काम हो गया। अब प्रोजेक्ट को देखने वाला तो होना चाहिए ना। हाँ, डेवलप काम तो हो गया, लेकिन ये भी तो देखना है कि हम कुछ आगे आगे क्या क्या इशू आ रहे हैं, तो उसको भी तो कुछ देखने वाला होना चाहिए। तो उसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जिसका काम टू डेवलप एंड सस्टेन क्लस्टर आफ्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इज ओवर। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, एक क्लस्टर में सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी जनरली, लेकिन 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 अगर नोडल एजेंसी चाहे उसको अगर लगे कि कोई पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड है, तो एक से ज़्यादा क्लस्टर भी किसी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को दे सकती है। कौन देगा? एसएससी नहीं देगी, नोडल एजेंसी देगी। ठीक है, नोडल एजेंसी देगी। अब बात करते हैं रिलीज ऑफ फंड के बारे में। तो देखिए इन केस ऑफ रिलीज ऑफ फंड ना, रिलीज ऑफ फंड जो होगा वो एसएससी नोडल एजेंसी को देगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो फंड जो रिलीज होगा वो दो हेड के अंदर होगा। ठीक है, पहला स्फूर्ति प्रोग्राम फंड, दूसरा स्फूर्ति एडमिनिस्ट्रेशन फंड। इन दो फंड के अंदर ही टोटल फंड प्रोवाइड किया जाएगा। स्फूर्ति एडमिनिस्ट्रेशन फंड का काम क्या होगा? मॉनिटरिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो स्फूर्ति एडमिनिस्ट्रेशन फंड के अंदर आएगा। ठीक है, रेस्ट स्फूर्ति प्रोग्राम फंड हमारे जो क्लस्टर होंगे उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। तो देखिए अब फंड रिलीज कैसे होगा। तो जो एसएससी है, जो स्कीम स्टीयरिंग कमेटी है, वो फंड प्रोवाइड करेगी नोडल एजेंसी को। ठीक है, और ये नोडल एजेंसी फंड प्रोवाइड करेगी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को। लेकिन देखिए जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा पहले इंस्टॉलमेंट में 50% फंड प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो सॉफ्ट इंटरवेंशन हो या हार्ड इंटरवेंशन हो या फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का फंड हो या फिर टेक्निकल एजेंसी का फंड। पहले केस में 50% ऑफ द फंड रिलीज़ किया जाएगा, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब एटलीस्ट जो एजेंसी हो वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी कि हमने जितना हमें अमाउंट मिला है, हमने उस अमाउंट का एटलीस्ट 2/3 अमाउंट हमने प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया है। जब ये सर्टिफिकेट एसएससी को मिलेगा, स्कीम स्टीयरिंग कमेटी को मिलेगा, तब वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट रिलीज़ कर देगी। ठीक है, ओके चलो। और टोटल असिस्टेंस मिलेगा कितना? टोटल मैक्सिमम असिस्टेंस जो है ना वो है 5 करोड़। देखो कई जगह ना आपको 8 करोड़ मिलेगा, 8 करोड़ नहीं है। जो रिसेंट डॉक्यूमेंट इस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है उसके अंडर मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 5 करोड़ प्रोवाइड किया जाएगा, 8 करोड़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ क्लस्टर की बात करते हैं तो दो टाइप ऑफ क्लस्टर होंगे, पहला रेगुलर क्लस्टर और दूसरा मेजर क्लस्टर। रेगुलर क्लस्टर हम उसको बोलेंगे जिस क्लस्टर में अप टू 500 आर्टिजन है। अगर 500 आर्टिजन है या उससे कम है तो वो रेगुलर क्लस्टर में आएगा, जिसका टोटल असिस्टेंट 2.5 करोड़ मिलेगा। लेकिन अगर 500 से ज़्यादा क्लस्टर है, 500 से ज़्यादा अगर आर्टिजन है तो वो मेजर क्लस्टर में आएगा, और उसका बजट जो है लगभग 5 करोड़ तक का असिस्टेंस, बजट नहीं 5 करोड़ तक का असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्लस्टर में ना अगर कम आर्टिजन होंगे तो भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 100 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालय रीजन में अगर 50 के आसपास भी आर्टिजन है ना तभी हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको कितना मैक्सिमम फंड मिलेगा ये डिपेंड करेगा एसएससी पे। ठीक है, स्कीम स्टीयरिंग कमेटी डिसाइड करेगी कि हाँ इसको कितना फंड देना है। ठीक है, अब बात करते हैं फंडिंग पैटर्न का। फंड तो हमने दे दिया, अब फंड कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो देखिए स्कीम का डॉक्यूमेंट से मैंने इसकी फ़ोटोकॉपी ली, इसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखिए इन केस ऑफ क्लस्टर इंटरवेंशन अगर सॉफ्ट इंटरवेंशन है तो पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? जो हार्ड इंटरवेंशन है ना उसका 10% अप टू 10% ऑफ द अमाउंट सॉफ्ट इंटरवेंशन में दिया जाएगा, या फिर 25 लाख, दोनों में से जो कम है। ठीक है, ओके। हार्ड इंटरवेंशन की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से 90% ऑफ द असिस्टेंस दिया जाएगा, रेस्ट 10% जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, जो इंडस्ट्री खड़ी कर रही है वो अपना वो जो क्लस्टर इस्टेब्लिश कर रही है 10% अपना वो लगाएगी अपनी तरफ से। ठीक है, और बात कर रहे हैं टेक्निकल एजेंसी केस में तो पूरा 100% असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 5% ऑफ द हार्ड इंटरवेंशन या फिर 15 लाख, दोनों में से जो कम है, दोनों में से जो कम होगा। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ना ये 6% होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये 6% होगा। ठीक है, बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और एसपीबी के केस में तो पूरा 100% इस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी असिस्टेंस, और जो मैक्सिमम हो सकता है वो 8% होगा हार्ड इंटरवेंशन का या फिर
20 लाख का, दोनों में से जो कम है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जम्मू कश्मीर हिली स्टेट 95-95-5 का रेशियो है। ये जो 90 है ना, ये 95-5 का होगा इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जम्मू कश्मीर, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो रेगुलर क्लस्टर के लिए 12 मंथ के अंडर प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, और अगर मेजर क्लस्टर है तो 18 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा लंबा स्कीम था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इनफैक्ट फेज़ 1 में क्वेश्चन आया भी है, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, थोड़ा ध्यान से उसको पढ़िएगा। बाकी नोट्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।